हाय फ्रेंड्स, ये हमारा रिवीजन लेक्चर है स्ट्रेट लाइन फॉर एनडीए के लिए। इस लेक्चर के नोट्स आपको exam.com/12627 पे मिल जाएंगे। एज द नेम सजेस्ट, दिस इज ओनली ए रिवीजन लेक्चर। ये लेक्चर इस लेक्चर में आपको पूरी थ्योरी पहली बार पढ़ाने की नहीं कोशिश कर रहे हैं। हम इसमें मान के चल रहे हैं कि आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा हुआ है, अब हम केवल रिवाइज कर रहे हैं। इस लेक्चर में हमारा स्ट्रेस फार्मूलाज और बेसिक्स पे रहेगा। हम इसमें प्रॉब्लम्स को नहीं टेकअप करेंगे। प्रॉब्लम्स हमारी सारी ट्रिक्स लेक्चर में है, जिसमें हम रिलीवेंट थ्योरी को भी उसी जो हमारे सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं एनडीए की, उनको किस ट्रिक से सॉल्व करना है, उसमें हम वो थ्योरी एक बार दोबारा से भी डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला जो इसमें टॉपिक है वो है हमारा डिस्टेंस फार्मूला का। डिस्टेंस फार्मूला में हमारे को मतलब 10th क्लास से पढ़ते जा रहे हैं, और ये तो एक ऐसा फार्मूला है कि जिसको हम बिल्कुल कभी भी कोई रात को 2 बजे भी जगा के पूछे तो हम बता सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x1 x2 एंड x2 y2 is given as root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is the old and gold distance formula. तो इसको क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर है तो हम इसको x2 माइनस x1 स्क्वायर लिखें या y1 माइनस y2 स्क्वायर लिखें, हमारा एक ही रहेगा। और ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, वो हमारा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो ये क्योंकि एक अगर हम इसमें किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0 रख देंगे तो हमारा डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। थोड़ा सा एक अच्छी चीज और डिस्कस कर कि हमारा अगर पॉइंट x0 एंड 0y है तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो वो भी हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। आई एम जस्ट हैविंग फन विद यू। तो ये हमारा अगर पॉइंट है x0 और 0y क्या हुआ, ये हमारा x0 हो गया, ये हमारा 0y हो गया, तो ये x हो गया, ये y हो गया। तो हमारा ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। और जो आपका एक्स वाई वाला पॉइंट है वो ये एक्स वाई हो गया, तो उसमें हमारा वाई ये डिस्टेंस आ गया, एक्स सेम रहा, तो एक ये वाला ट्राइंगल बन गया। तो ये दोनों एक दूसरे ट्राइंगल की मिरर इमेज बन गए। तो ये जो है इसीलिए क्योंकि ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम इसका लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूले। तो ये हमारा क्या है, इसमें एप्लीकेशन में है कि भाई सबसे पहली चीज है कि अगर हमने डिस्टेंस निकाल लिया तो हम कॉलिनियरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉलिनियरिटी का क्या मतलब है कि 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कॉलिनियर if they lie on the same straight line. If any of the 3 points lie on a straight line joining the other 2 points, तो इसका ये क्या हो गया कि भाई एक हमारा पॉइंट ये हो गया, एक हमारा पॉइंट ये है और एक ये है। तो कैन वी ड्रॉ ए लाइन विच पासेस थ्रू ऑल दीज 3 पॉइंट्स, कि ये हमारा ये है, एक स्ट्रेट लाइन तो नहीं आएगी ना, 2 लाइन की हमें जरूरत पड़ेगी। और अगर हमारा ये और ये एक लाइन में है तो हम ये इन पॉइंट्स को हम कहेंगे कि ये कॉलिनियर हो गए, और ये वाले जो पॉइंट्स हैं हमारे ये 3 कॉलिनियर नहीं है। तो 2 पॉइंट्स तो हमेशा एक लाइन पे रहेंगे उनको ज्वाइन करने वाले, लेकिन जब 3 पॉइंट आएंगे तो वह उसका कॉलिनियरिटी हमें चेक करनी पड़ेगी कि कॉलिनियर है कि नहीं है। तो अब हमारा इसमें कॉलिनियरिटी के लिए हम किस तरह से चेक करते हैं और क्या हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें हमारी जो कॉलिनियरिटी की क्या वो कंडीशन है, क्या क्या हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। पहला तो अगर ये 3 पॉइंट्स हैं, एक ये हम बोल दें कि ए और बी और ये सी हो गया, तो हमारी क्या क्या चीज आ गई, अगर ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे हैं तो अगर ए बी सी हम एक ट्राइंगल माने
तो उसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वुड बी इक्वल टू 0। तो एक तो हमारी ये कंडीशन आ गई। दूसरा हमारा ए बी प्लस बी सी ये हमारा ए सी के बराबर होगा, या फिर हमारा जो है ए सी माइनस बी सी ए बी के बराबर होगा। तो हम डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस निकाल लें और क्या कहते हैं चेक कर लें कि इनमें से कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन कॉलिनियरिटी को प्रूफ करने का, जैसे हम ट्रिक्स में आपको क्वेश्चंस कराएंगे, तो हमारा उसमें स्टैंडर्ड मेथड है ये वाला। सी वी डोंट वांट यू टू वेस्ट द टाइम। अगर कहीं 3-4 मेथड है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो एग्जाम में हम आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आप जो है वहां पे अप्लाई करें माइंड कि मैं इस वाली प्रॉब्लम में कौन सा वाला फार्मूला लगाऊं। हम आपको पहले ही बताए थे कि भाई ये वाली अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप इसमें ये वाला फार्मूला पहले लगाएंगे, अगर इससे सॉल्व नहीं होती है तो आप किसी चीज पे और पर जाएंगे। सेक्शन फार्मूला पे ऑफ एंड ऑन एनडीए में क्वेश्चन आते रहते हैं, स्ट्रेट अवे स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये फ्री के नंबर्स हैं हमारे। अगर 2 पॉइंट्स हैं x1 y1 एंड x2 y2, और वो उनको एक थर्ड पॉइंट या लाइन जो है m1 m2 के रेशियो में डिवाइड करती है, तो जो पॉइंट ऐसा आया उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसको एक बार हम ये भी बना भी लेते हैं कि ये हमारा P पॉइंट हो गया, ये हमारा Q पॉइंट हो गया, और इस वाले पॉइंट की कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। तो ये अगर इंटरनल डिवीजन तो, और ये हमारा m है और ये हमारा n है, इस रेशियो में है, तो ये हमारा इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो ये हमारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और हमें इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ये हमने मान लिया r। तो r की कोऑर्डिनेट क्या होंगे, m1 x2 m1 x2। अगर हम इसको m1 m2 भी लिख सकते हैं, n1 ये m/2 n भी लिख सकते हैं। तो हम m1 m2 लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, m1 x2 m2 x1, तो क्रॉस होना है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। एंड सिमिलरली y के लिए है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसमें बस ध्यान रखने वाली बात है कि नीचे हम डिवाइड कर रहे हैं m1 प्लस m2 से। आई हैव सीन स्टूडेंट सॉल्विंग सच सिंपल प्रॉब्लम्स रॉन्गली बाय डिवाइडिंग इट विद x1 प्लस x2। तो x1 प्लस x2 से नहीं, m1 प्लस m2 से हमें इसमें डिवाइड करना है। दोनों में जो y वाला कोऑर्डिनेट के निकालने के लिए और x वाले के लिए, दोनों में सेम फैक्टर से हमें डिवाइड करना है, दैट इज m1 प्लस m2। तो ये गलती एग्जाम में आप मत कराइएगा। तो ये हमारा हो गया। अब हमारा इसमें और पॉइंट्स क्या है कि जब हमारा ये डिवीजन एक्सटर्नल है, कि अगर m1 m2 जो है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो उसका फार्मूला नेगेटिव साइन के साथ आता है। लेकिन हम जब आपको प्रैक्टिस ये ट्रिक्स वाला चैप्टर कराएंगे, वो वीडियो में आपको बताएंगे कि हम ये वाला फार्मूला ना यूज करके लैम्डा वाला फार्मूला यूज करेंगे। और सभी प्रॉब्लम में, अगर किसी प्रॉब्लम में दिया भी है कि 3:4, तो हम उसको लैम्डा को 3/4 मान लेंगे कि हम भाई जैसे ये हमारा रेशियो ही तो है, ये कोई एग्जैक्ट नंबर तो है नहीं। तो अगर हमारा ये एक लाइन है और ये कोई पॉइंट है, वो उसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो m/n ये हमारा नंबर भी तो हो गया। अगर m हमारा से 2 है और ये हमारा 4 है, तो ये 0.5 हो गया ना हमारा ये। तो ये हमारा, इसको हम m/n की जगह ये कह सकते हैं कि, ये भी कह सकते हैं कि भाई ये 0.5:1 के रेशियो में है, या हम कह सकते हैं कि भाई 2:4 के रेशियो में है। तो दोनों पॉइंट एक ही हुए ना। तो ये जब हम इसको λ:1 के रेशियो में लिखते हैं, जब ये चीज हमारी 1 है, तो ये हमारा लैम्डा हो गया। और फिर हमारा फार्मूला बहुत बहुत
सिंपल हो जाएगा। तो ये वाला फार्मूला मैं आपको ट्रिक्स वाले लेक्चर में और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अब हमारा इसमें अगर m1 एंड m2 आर ऑफ अपोजिट साइन देन डिवीजन इज एक्सटर्नल, अदरवाइज इट इज इंटरनल। अगर मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऑब्वियसली x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2 होते हैं। आई एम जस्ट रशिंग थ्रू दिस थ्योरी क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज है और मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा हूँ। वही जो मैंने लैम्डा वाइज टू 1 वाला बताया था वो वाला फार्मूला अब हमारा ये आ गया, x1 प्लस लैम्डा x2 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1 एंड y1 प्लस लैम्डा y2 अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो ये हमारा ये वाला फार्मूला आ गया। अब इस वाले फार्मूले में और इसमें मेन डिफरेंस क्या है कि अगर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास एक ही वेरिएबल है, तो दिस फार्मूला इज इजियर टू हैंडल और हमें तो टाइम सेव करना है ना एनडीए के एग्जाम में, तो हम इस वाले फार्मूले को यूज करेंगे। अगर कहीं 3:4 भी दिया है तो हम लैम्डा की वैल्यू 3/4 रख के और यही वाला फार्मूला यूज करेंगे। देखिए अगर आप इन चीजों को स्टैंडर्डाइज नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में बहुत प्रेशियस सेकंड्स वेस्ट कर देंगे और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपके एग्जाम में अगर 30% क्वालिफाइंग है तो आप 30% लेके आए। मैं चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट मैथ्स के पेपर में 80% लेके आए। हमारा बच्चा पढ़ाया हुआ कोई भी इस एनडीए के एग्जाम में 80% से कम हमारे नंबर बिल्कुल नहीं आने चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में और एक एक्सपेंड करके। ये वो वाली फॉर्म है जिसमें हमें जो ट्राइंगल है उसके तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। अगर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 दिए हुए, यहाँ पे y1 होना चाहिए था, तो हमारा उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 एंड इसका हाफ। तो हाफ और इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। 1 बाद में लिखने का फायदा ये है कि हमारा एक्सपेंशन इस वाली फॉर्म में आ जाएगा, नहीं तो हम 1 और इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, इसको दो रो पीछे भी लेके जा सकते थे कि स्टार्ट 1 1 1 से करते, लेकिन हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। या ऐसे लिख लेंगे कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड देन 1 1 1। तो 1 1 1 या तो थर्ड रो होगी या थर्ड कॉलम होगा। और इस तरह से लिखने का फायदा क्या है कि हमारा एक्सपेंशन अगर इसमें है तो वो कितना बड़ी आसानी से हम लिख सकते हैं। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y माइनस x3 होगा तो y1 माइनस y3, तो x2 y3 माइनस y1। तो एक सिमेट्रिकल हमारा एक्सपेंशन इसका इजीली हम लिख सकते हैं। तो एग्जाम में जो हमारे अगर जैसे कॉलिनियरिटी वाले प्रॉब्लम है तो हम आपको अभी ट्रिक्स वाले लेक्चर्स में बताएंगे कि उसमें हमेशा पहले डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म यूज करनी चाहिए और उसको कई बार, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स को हम अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो इजीली थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर हमने एक दो स्टेप और कुछ प्रॉब्लम्स तो होती ही इस तरह की हैं कि वो डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करके हमारी इजीली हो जाए, वो डिज़ाइन ही इस तरह से की होती है। तो हम वी विल ऑलवेज स्टार्ट विद दिस एंड अगर हमें लगता है कि भाई ये इसमें कोई हमें सिंपल ट्रिक नहीं मिल रही है तो हम ये वाले फॉर्म में उसको लिख के कर लेंगे। लेकिन आप इस वाले फार्मूले को इसी तरह से याद करिएगा कि x1 x2 x ये 111 वाली या तो हमारा थर्ड कॉलम हो या हमारी थर्ड रो हो, तो हमारे को प्रॉब्लम सॉल्व करने में कुछ सेकंड्स बच सकते हैं। ईच सेकंड इन दिस एनडीए एग्जाम इज इम्पोर्टेंट। अगर हमारा जीरो है से y3 और x3 हमारा जीरो है तो हमारा क्या हो गया, ये वाला साफ हो गया, x1 y2 प्लस माइनस x2 y1, तो ये हमारा आ गया। तो ये एक इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है। इफ वन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए ट्राइंगल आर जीरो तो ये हमारा ये हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंट्राइड ऑफ
ट्राइंगल ABC, तो सेंट्रॉइड हमारा ट्राइंगल का क्या होता है, अगर ये वाला फार्मूला बहुत यूज होता है। और हम बाकी चीजें भी, जैसे कई बार ऑर्थो सेंटर वगैरह होता है, तो वो स्पेशल कंडीशंस होती हैं जिसमें, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसमें सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर ये सब हमारे सेम होते हैं। तो उस वाले केस में हम क्या करते हैं, क्योंकि इसको निकालना बहुत आसान है, तो हम पहले सेंट्रॉइड निकाल लेते हैं और फिर कह देते हैं कि भाई ऑर्थो सेंटर भी हमारा इसके इक्वल होगा, क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है। तो इसको भी हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे ट्रिक्स वाले में। ये बहुत मैं स्पीडी थ्योरी रिवीजन करा रहा हूँ। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये हमारे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट हो गए। बाकी जो चीजें हैं, ऑर्थो सेंटर हो गया हमारा, इन सेंटर हो गया, सरकम सेंटर, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको ट्रिक वाले लेक्चर में विद एग्जांपल समझाऊंगा, क्योंकि जो उनके फार्मूलाज हैं, ऑर्थो सेंटर का एक बहुत लंबा चौड़ा फार्मूला है, उस फार्मूले से डायरेक्ट कैलकुलेट करके हम कभी भी ऑर्थो सेंटर नहीं निकालते हैं। हम कुछ ट्रिक्स हैं उसको यूज करके हम ऑर्थो सेंटर निकालते हैं। तो यहाँ पर वो फार्मूले में आपको लिखा दूं, आप उन्हें याद करने बैठ जाए तो वो चीज आप मत करिएगा कि इसके सेंट्रॉइड के अलावा अभी आप इस स्टेज पे और कोई फार्मूला मत याद करिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लोकस एंड इट्स इक्वेशन। तो लोकस की हमारी डेफिनेशन क्या होती है? लोकस इज डिफाइंड एज द पाथ और कर्व ट्रेस्ड बाय ए मूविंग पॉइंट सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। तो अगर हम इसमें यहाँ पर बोले कि लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज मूविंग इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज ऑलवेज सेम, तो वो क्या हो गया हमारा, ये पॉइंट पे भी हमारा ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है और इस वाले पॉइंट पे भी सेम है, इस वाले पॉइंट पे भी सेम है, से ए इज द डिस्टेंस। तो ये हमारा एक क्या निकल के आएगा, ये हमारा एक सर्किल बन जाएगा, इफ आई कैन ड्रॉ विद ए फ्री पेन। तो ये हमारा लोकस हो गया ऑफ ए पॉइंट जिसका डिस्टेंस हमेशा इस पॉइंट से सेम है। और लोकस की हमारी इक्वेशन क्या हो गई? लोकस की हमारी इक्वेशन हो गई कि अगर हम उसका एल्जेब्रिक रिलेशन लिख दे कि भाई इस वाले सर्किल की इक्वेशन हमें पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो वो इस पॉइंट का लोकस हो गया। क्यों हो गया? तो उसमें क्या खास बात है इस इक्वेशन में कि कोई भी पॉइंट अगर हम इस पे लेते हैं तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब हमारा मेथड क्या है कि हम लोकस वाले प्रॉब्लम्स में लोकस निकालते कैसे हैं। तो भाई जिस पॉइंट का लोकस निकालना है वो वाले पॉइंट को हमने कोऑर्डिनेट्स को हम पहले h के मान लेते हैं। तो क्योंकि इसी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव स्टैंडर्डाइजेशन इन योर अप्रोच। तो आप जब भी करें तो एच के से ही शुरू करें। तो एच के मान लिया और हमने एच के बाद हमारी कुछ कंडीशन दी होगी कि भाई ये वाला जो केस है कि इसमें ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, इसका हमारा और वो दिया हुआ है कि हमारा ए दिया हुआ है। तो हमने इसमें क्या किया कि हमारी इक्वेशन हो गई कि इसका डिस्टेंस जो है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये अगर उसमें ए दिया हुआ है तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमने इक्वेशन लिख ली। अब जब हमारी ये इक्वेशन बन गई और इसमें कोई हमारे अनवांटेड वेरिएबल्स नहीं है, पैरामीटर्स नहीं है, तो वो हटा के हमने अब इस वाली इक्वेशन में h को हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर रख दिया। h की जगह हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया, k की जगह हमने वाई स्क्वायर लिख दिया। h को x से रिप्लेस कर दिया, k को हमने y से रिप्लेस कर दिया। तो h के कोऑर्डिनेट माने पॉइंट के जो कि मूव कर रहा है उसका लोकस है। अब उसके मूवमेंट पे कुछ रेस्ट्रिक्शन है तभी तो वो होगा, नहीं ये तो है नहीं कि वो पॉइंट किसी भी डायरेक्शन में जाएगा। तो जो रेस्ट्रिक्शंस उस पॉइंट के मूवमेंट पे लगी हैं उससे एक एल्जेब्रिक रिलेशन बना लिया एच के में, और उस जो एल्जेब्रिक रिलेशन आया उसमें से अनवांटेड पैरामीटर्स हैं उनको हमने रिमूव कर दिया और उस वाले इक्वेशन में फाइनल जो इक्वेशन आई उसमें h की जगह हमने x रख दिया और k की जगह हमने
वाई रख दिया। ये हमारा एकदम स्टैंडर्ड मेथड है कि हमने वेरिएबल्स जो अनवांटेड वेरिएबल्स हैं, ये क्या अनवांटेड वेरिएबल्स हैं ये भी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही ट्रिक्स में बताऊंगा, बट ये हमारा इस चीज का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। रिफ्लेक्शन और इमेज ऑफ ए पॉइंट, ये क्या होता है भाई? अगर किसी का रिफ्लेक्शन निकालना है, चाहे पॉइंट हो या ऑब्जेक्ट हो, तो किसी मिरर के अगेंस्ट निकालना पड़ेगा। अगर मिरर नहीं है तो हमें एक लाइन के अगेंस्ट तो निकालना पड़ेगा ना, नहीं तो पॉइंट का रिफ्लेक्शन अगेंस्ट व्हाट? तो रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इज ऑलवेज अगेंस्ट ए लाइन, एंड फॉर डिफरेंट लाइन सेम पॉइंट की इमेज डिफरेंट डिफरेंट होगी। कि हमारा अगर मान लीजिए कि ये एक हमारा पॉइंट है एक्स वाई से, तो एक्स वाई की मिरर इमेज इस वाले लाइन के अगेंस्ट हमारी क्या होगी? एक्स माइनस वाई, क्योंकि ये वर्टिकल जो ये हुआ हमारा, उसके एक्स कोऑर्डिनेट सेम होंगे और इक्वल एंड अपोजिट वाई कोऑर्डिनेट होगा। अगर हमारी वर्टिकल लाइन के वाई एक्सिस के अगेंस्ट हम इसके कोऑर्डिनेट वो कर रहे हैं, इमेज चेक कर रहे हैं, तो क्या होगी? ये होगी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे? माइनस एक्स एंड वाई। तो एक ही पॉइंट की इमेज डिफरेंट डिफरेंट लाइन में डिफरेंट है। और उसका क्या है, इसके और फाइनल पॉइंट्स क्या है कि इन दोनों को जो जो लाइन हम इन दोनों को ज्वाइन करते हुए खींचेंगे, उसको जिस मिरर वाली जो लाइन है वो हमारी एक तो परपेंडिकुलर होगी और ये बाइसेक्ट होगी, क्योंकि मिरर इमेज में ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होता है। तो दो पॉइंट हो गए। अब हमारा अगर एक हम जनरल केस लें कि भाई एक हमारा ये पॉइंट है और इसकी इमेज निकालनी है से इस लाइन के, तो हमारा क्या मतलब है कि ये एक हमने, अगर ये पॉइंट हमारी मिरर इमेज है, तो ये जो पॉइंट है इसका जो मिडिल पॉइंट है वो इस लाइन पे होना चाहिए। एक इक्वेशन हमारी इससे आ गई। और एक क्या है कि ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के, जिस लाइन के अगेंस्ट मिरर इमेज लेनी है उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इस वाली इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप इस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इन दोनों चीजों को यूज करके हम किसी भी लाइन की इमेज, किसी भी पॉइंट की इमेज किसी भी लाइन के अगेंस्ट में निकाल सकते हैं। एक फार्मूला भी होता है, लेकिन वो फार्मूला याद करना इतना मुश्किल है कि आप उसको एग्जाम में भूलेंगे। तो हम आपको इसको एम्पेरिकली ही कैसे इमेज निकालनी है फॉर ए जनरल लाइन, वो आपको करके बताएंगे। आप ये हमारे विजडम पे छोड़ दीजिए कि कहाँ हम फार्मूले से आपको बता रहे हैं, कहाँ हम आपको मेथड से बता रहे हैं, क्योंकि वो हमारी एनडीए स्पेसिफिक रिजल्ट, रिसर्च एंड एक्सपीरियंस का नतीजा है। तो आप हमारा वर्ड यहाँ पर ले सकते हैं। अब हमारा जो है इसकी हमारी डेफिनेशन क्या होगी कि भाई रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इमेज विद, अगर हम अब चेक करें, जो हमने ये वाले दो केसेस तो कर ही लिए कि एक्स वाई पॉइंट है तो एक्स एक्सिस के अगेंस्ट उसकी एक्स माइनस वाई हो गई, वाई एक्सिस के अगेंस्ट माइनस एक्स वाई हो गई। अब दो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक होता है इमेज अगेंस्ट ओरिजिन और एक हमारा होता है इमेज विद रेस्पेक्ट टू लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो अगर ये पॉइंट है तो इसकी इमेज, अभी तो हमने कहा कि लाइन के अगेंस्ट होना चाहिए इमेज, अब हम कह रहे हैं ओरिजिन दैट इज ए पॉइंट, तो उसके अगेंस्ट होनी चाहिए। तो क्या हुआ, ये वाला जो पॉइंट है, तो किसी भी पॉइंट एक्स वाई है उसकी इमेज जो है किसी भी ओरिजिन के अपोजिट जो है वो माइनस एक्स माइनस वाई होती है। माइनस एक्स माइनस वाई इज द इमेज। अब अगर हमारा पॉइंट ये वाला है, ये वाला पॉइंट से हमारा हो गया -2 and 3, तो इसकी इमेज ओरिजिन के अगेंस्ट क्या हुई, इसकी इमेज हो गई हमारी 2 - 3। तो एक तो इमेज अगेंस्ट ओरिजिन हमारी ये हो गई। दूसरा होता है इमेज अगेंस्ट ए पॉइंट अगेंस्ट ए लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू लाइन y इज इक्वल टू एक्स, ये हमारी किससे दी जाती है, ये हमारी दी जाती है वाई एक्स से। तो अगर हमारा कोई पॉइंट है से एक्स वाई, ये हमारा कोई पॉइंट है एक्स वाई, मैं यहाँ ले लेता हूँ, और इसकी इमेज हमें इससे देनी है। तो इसकी इमेज हमारी क्या होगी,
इसकी इमेज हमारी हो जाएगी वाई एक्स। अगर ये पॉइंट हमारा से है -2 3, तो इसकी जो मिरर इमेज इस लाइन के अगेंस्ट क्या हो जाएगी, यहाँ पे आएगा। तो ये हमारी हो जाएगी 3, -2। और इस पॉइंट की ओरिजिन के अगेंस्ट क्या थी, उसमें दोनों साइन रिवर्स हो गए थे, तो वो क्या थी हमारी 2 -3। तो ये y = x में रिवर्स हो जाता है, एक्स वाई की जगह वाई एक्स लिख देते हैं, और इस ओरिजिन के अगेंस्ट में हम दोनों में बस साइन एक और जोड़ देते हैं। अगर प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। तो ये हमारे इसके ऊपर कई क्वेश्चंस हैं जो हम आपको ट्रिक्स में डिटेल में बताएंगे। अभी इस स्टेज पे मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। नाउ वी स्टार्ट स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट टॉपिक है स्लोप ऑफ ए लाइन। तो स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है, स्लोप ऑफ, देयर आर टू डिफरेंट वर्ड्स, और एनडीए में कई बार इस तरह की फाइन डिस्टिंक्शन पूछ लेते हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा है तो आपको ये चीज पता होगी, अदरवाइज आपको मैं बता देता हूँ कि द टू वर्ड्स आर इंक्लिनेशन एंड स्लोप। तो एग्जाम में आप उसको कंफ्यूज मत करिएगा। इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इज दिस एंगल थीटा विच इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर हमारी जो है ये वाली लाइन होती तो उसका एंगल क्या होता, वो हमारा ये हो जाता, तो ये हमारा थीटा एंगल हो जाता। तो ये जो है इंक्लिनेशन, इस इंक्लिनेशन थीटा की जो टेंजेंट है उसकी वैल्यू जो है दैट इज नथिंग बट द स्लोप, एंड स्लोप वी नो इज रिप्रेजेंटेड बाय m। अब अगर हमारी लाइन जो है ये लाइन है तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, विल इट बी दिस, बट ये नहीं होगा। ये लाइन जो है इसको एक्सटेंड करिए ना, तो उस ये वाला स्लोप हमारा यही हो गया। तो किसी भी लाइन का, अगर ये वाली लाइन है हमारी कोई, ये कोई लाइन है, तो इसका जो स्लोप होगा तो क्या वो ये होगा, नहीं होगा। इसको आप एक्सटेंड कर दीजिए और ये वाला जो स्लोप है, ये वाला जो इंक्लिनेशन है, वो वाला हमारा एंगल है, ये इंक्लिनेशन हो गया। तो अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि थीटा जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो है। और दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि थीटा जो है, अगर स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन का थीटा हमेशा 0 to पाई के बीच में होगा, क्योंकि अगर पाई से नीचे वाला ये वाला कोई एंगल है तो उसको एक्सटेंड करके हम एक ये वाला एंगल बना सकते हैं विच इज विद इन द लिमिट्स ऑफ 0 to पाई। तो ये हमारा इंक्लिनेशन में फाइनल पॉइंट समझने की जरूरत थी, क्योंकि एनसीईआरटी में इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है। अब हमारा नेक्स्ट इसमें जो और पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन थीटा हो गया हमारा, स्लोप ऑफ ए लाइन जो है वो हमारा tan थीटा हो गया, जो है स्लोप एंड ग्रेडियंट हम भी कहते हैं, ये हमारा tan थीटा हो गया। तो क्योंकि ये tan ऑफ π/2 तो इनफाइनाइट हो गया ना, तो उसलिए जो है स्लोप ऑफ ए लाइन is defined to be tan theta and is denoted by m। नेक्स्ट हमारा हो गया थीटा इज पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग एज इट इज मेजर्ड इज इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम इस वाले लाइन का एंगल हम मेजर करें तो ये थीटा है, और इसका इधर से मेजर करें तो ये वाला हम एंगल माइनस थीटा बोलेंगे। तो ये हमारा एक और पॉइंट हो गया। नेक्स्ट अब हम कुछ कूल फंडास डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड स्लोप ऑफ ए लाइन से। फर्स्ट ये है कि अगर टू लाइंस आर पैरेलल तो उनका इंक्लिनेशन हमारा सेम होगा। अगर ये लाइन है और एक ये लाइन है तो इसका एंगल भी तो थीटा होगा, तो ये एक ऑब्वियस बात है। नेक्स्ट हमारा इसका पॉइंट है कि इफ थीटा लाइज बिटवीन 0 to पाई, ये हमने आपको बताई दिया कि ये होता है, और क्यों मतलब ये थीटा 0 to पाई के बीच में ही क्यों होता है। और फिर है कि थीटा 90 डिग्री नहीं हो सकता,
क्योंकि अगर 90 है तो tan थीटा इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर थीटा 0 है तो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कि अगर हमारी कोई भी लाइन है, इसमें ये लाइन है और उसका थीटा क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इस लाइन का इंक्लिनेशन हमारा 0 है, तो ये लाइन हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। अब हमारी ये वाली लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई। अब हमारा परपेंडिकुलर वाला केस आएगा कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री द लाइन इज विल बी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अभी तो हमने कहा था थीटा 90 डिग्री नहीं हो सकता, तो मतलब 90 डिग्री पर स्लोप हमारा डिफाइंड नहीं है। लाइन का एंगल तो 90 डिग्री हो ही सकता है ना हमारा, तो अगर इंक्लिनेशन 90 डिग्री है तो हम जो है उसको बोलते हैं कि ये लाइन हमारी, ये अगर 90 डिग्री हो गया तो हमारा ये इंक्लिनेशन 90 है, तो ये लाइन जो है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो गई एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गई हमारी ये वाली लाइन। अब हमारा नेक्स्ट इसमें पॉइंट है that if x1, x2, x1, y1 and x2, y2 are the coordinates on a are points on a straight line, then उसका स्लोप क्या होगा। तो ये तो हम लोगों ने हर क्लास में पढ़ा है कि अगर कोऑर्डिनेट्स दो पॉइंट के दिए हो तो उसका जो स्लोप निकल के आता है वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। नेक्स्ट हमारा इसका पॉइंट है कि if the intersects made by the line are of opposite sign then the slope is positive, and अगर उनके साइन जो है सेम है तो स्लोप हमारा नेगेटिव होगा। इस वाली लाइन में ये बात देख लीजिए कि ये स्लोप पॉजिटिव है, ये हमारी जो इंटरसेप्ट है ये पॉजिटिव है, ये हमारा इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो हमारा इस लाइन का स्लोप क्या है, वो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि थीटा हमारा 0 to π/2 के बीच में है तो पॉजिटिव है। अगर हमारा ये जो है, अगर हम एक और केस ले लें ये वाला, तो इस वाले केस में क्या है, ये भी हमारा इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, ये भी हमारा इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो अगर सेम साइन के हैं तो हमारा जो है ये स्लोप जो है वो नेगेटिव होगा। तो ये हमारे कुछ फाइनल पॉइंट्स थे जो एकदम एग्जाम्स में आपके, वैसे ये ऑब्वियस है लेकिन ये हमारा रिवीजन है, तो रिवीजन में तो ऑब्वियस चीजें ही हम आपको बताएंगे ना, नए पॉइंट कहाँ से इस वाले इतने सिंपल टॉपिक में निकाल के लाएंगे। बट अगर हमने आपको यहाँ पर ये चीजें बता दी तो एग्जाम में आपका ब्रेन फ्रीज नहीं होगा और आप इसको आसानी से रिकॉल कर सकते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट को। और हमारा ये दिस इज जस्ट ए रिवीजन लेक्चर, हमारा मेन लेक्चर तो हर टॉपिक में ट्रिक्स वाला लेक्चर है, तो अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो ये वाला लेक्चर सुन लीजिए, बट अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की टेक्निक्स जाननी है तो आपको हमारा ट्रिक्स वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस हमारा क्या हुआ कि दो लाइंस दी हुई हैं और उनके बीच का एंगल पूछा है, तो इसके अगर ये यहाँ पर थीटा वो वाला एंगल नहीं है कि आप एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, ये थीटा जो है दो लाइंस हैं जिनके स्लोप m1 m2 है, तो m1 m2 है तो tan थीटा 1 tan थीटा 2 है। तो अगर उनके दो लाइंस के स्लोप दिए हुए हैं तो दो लाइंस अनलेस दे आर पैरेलल दे विल ऑलवेज इंटरसेक्ट, तो जब इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके बीच का जो एक्यूट एंगल होगा वो हमारा कितना होगा, मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, या m1 माइनस m2 भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने मॉडुलस लगा रखा है। तो ये जो tan थीटा है हमारा, द एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये उसका फार्मूला रिवाइज कर रहे हैं हम कि m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब किस कंडीशंस में लाइंस पैरेलल होंगी और किस कंडीशन में परपेंडिकुलर होंगी। पैरेललिटी के लिए भाई ये एंगल उनके बीच का 0 होना चाहिए, तो वो 0 कब होगा जब m1 m2 के बराबर होगा, और परपेंडिकुलर के लिए ये कितना होना चाहिए, थीटा 90, तो ये हमारा वो तो इनफाइनाइट हो गया, तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि भाई
ये अगर 1 प्लस m1 m2 ये जब 0 होगा तो ये हमारा थीटा 90 आ गया। तो इस वाले केस में हमारा क्या हुआ, m1 कंडीशन क्या आ गई, 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी जो परपेंडिकुलरिटी कंडीशन हो गई वो हो गई m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो ये हमारी दो कंडीशंस निकल के इसमें से आ गई। अब अगर हमारी दो लाइंस दी हुई हैं, एक हमारी लाइन है आपकी a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी है हमारी a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये दो लाइंस हमारी कब पैरेलल होंगी, कि जब इन दोनों के स्लोप सेम होंगे। इसका स्लोप हमारा क्या है -b1, इसका स्लोप है हमारा -a1 अपॉन b1, इस वाली लाइन का स्लोप है हमारा -a2 अपॉन b2। तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया हमारा -a1 अपॉन b1 should be equal to -a2 upon b2, implies that a1 upon a2 is equal to b1 upon b2। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a1 upon b1 is equal to a2 upon b2। तो दोनों ही केस में ये वाला हमारा जो एंगल बिटवीन द टू गिवन लाइंस वुड बी 0 एंड द लाइंस वुड बी पैरेलल। परपेंडिकुलर के केस में क्या होगा कि ये जो दोनों स्लोप है इनका प्रोडक्ट कितना हो गया हमारा -1 हो गया। अगर ये हमारा -1 हो गया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो a1 a2 इज इक्वल a1 a2 हमारा क्या आ गया, a1 a2 इज इक्वल टू माइनस b1 b2। तो ये हमारा क्या हो गया, a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। अब हमारी दो और केस हम कंसीडर कर सकते हैं कि लाइंस इंटरसेक्ट कब करेंगी। इंटरसेक्ट तब करेंगी जब वो पैरेलल नहीं होंगी। अगर प्लेन में दो लाइन है तो वो कब इंटरसेक्ट करेंगी, जब पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि a1 अपॉन b1 इज नॉट इक्वल टू a2 अपॉन b2। और वो दो लाइनें हमारी कोइंसिडेंट कब होंगी, जब पैरेलल के लिए तो हमारी कंडीशन थी कि भाई a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये तो हमारी कंडीशन थी पैरेलल के लिए। लेकिन हमारी कोइंसिडेंट होने के लिए क्या कंडीशन और जुड़ जाएगी कि c1 अपॉन c2। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों एक दूसरे के सेम रेशियो में है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई लाइन हमारी है 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो इसकी कोइंसिडेंट लाइन कौन सी है हमारी, एक ये 4x प्लस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। क्योंकि इसमें हर चीज ये इसका इनका a1 और a2 का जो रेशियो है 1/2, वही b1 अपॉन b2 है, वही c1 अपॉन c2 है। तो ये दोनों कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट इसलिए है सिंपली कि इसको अगर 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो यही वाली इक्वेशन आ गई। सो बोथ रिप्रेजेंट द सेम लाइन, दैट इज व्हाई दे आर कोइंसिडेंट। अब एग्जाम में अगर a1 a2 के फॉर्म में आएगा तो एकदम से शायद स्ट्राइक ना करे, इसलिए हमने आपको ये चारों केस यहाँ पर बता दिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का आए कि भाई एक कोई लाइन की इक्वेशन दी है और उसके पैरेलल हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो उस तरह के क्वेश्चन को हम क्विकली कैसे करेंगे। तो उस वाले क्वेश्चन में हम ये नहीं कह, हम भाई कहीं से तो स्टार्ट होना है, तो उसकी एक बिल्कुल शॉर्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रिक ये है कि अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई आप ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इसकी पैरेलल लाइन की इक्वेशन बतानी है, तो उसका स्लोप सेम होगा। तो स्लोप सेम होगा तो जो पैरेलल लाइन की इक्वेशन है इसकी वो हमारी क्या होगी, ax प्लस बी वाई प्लस के इज इक्वल टू 0।
अब इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। भाई हमारा ये और ये सेम रेशो में है, तो हमारी ये वाला तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है ना। हमने इसको k क्यों लिखा? हमने इसको k इसलिए लिखा कि अगर एक यहाँ पे k एक पैरामीटर है विच इज गिविंग फैमिली ऑफ लाइंस, तो एक ये लाइन दी हुई है। अब इससे पूछते हैं इसके पैरेलल लाइन कौन सी है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ये सब किससे डिफर कर रही है? ये सब हमारे इस वाले टर्म्स से डिफर कर रही है। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ k वी विल गेट ऑल डिफरेंट पैरेलल लाइंस जिनका स्लोप हमारा माइनस a अपॉन b है। अब पूछा गया कि इससे पैरेलल इक्वेशन क्या है, कि लाइन इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन क्या है हमारी, तो वो हमारी लाइन की इक्वेशन क्या होगी कि भाई हम 10 लाइन की तो इक्वेशन नहीं पूछी गई है, तो हमें एक एडिशनल कंडीशन दे देंगे कि इट इज पासिंग थ्रू से 0 एंड 4। तो ये हमने इसमें रखा तो हमारी k की वैल्यू निकल के आ गई। तो हमारी इतनी सारी लाइंस में से पर्टिकुलर लाइन ये वाली है, क्योंकि पैरेलल लाइन है तो ओनली वन लाइन विल पास थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ये वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। इसमें ट्रिक ये है कि इसकी पैरेलल लाइन की इक्वेशन अगर पूछी जाए तो हम पहले स्टेप में सीधा ax प्लस बी वाई प्लस के इज इक्वल टू 0 रख दें और उसका जो एडिशनल कंडीशन दी हुई है उससे k की वैल्यू निकाल के उसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी। तो यही हमने आपको यहाँ पर इधर बताया है कि ये हमारी जो लाइन की इक्वेशन है, इसकी पैरेलल लाइन की इक्वेशन ये होती है। अगर परपेंडिकुलर कोई लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी वाई, ये हमारी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो इसकी कोई परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हमारी क्या होती है? bx माइनस ए वाई प्लस के। ये हमारा जो है b, ये हमारा इधर चला गया, a हमारा इधर चला गया और बीच में नेगेटिव साइन आ गया। तो अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये दोनों का जो हमारे स्लोप्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन -1 होना चाहिए। चेक करके देख लेते हैं भाई हमारा इसका स्लोप कितना है, -a अपॉन b, और इस वाली लाइन का हमारा स्लोप कितना है, b अपॉन a। तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया, -1। तो ये हमारी लाइन जो है जनरल इक्वेशन हो गई इस लाइन के परपेंडिकुलर की। लेकिन परपेंडिकुलर तो अगर कोई लाइन दी हुई है तो इसकी ये लाइन भी परपेंडिकुलर है, ये भी है, ये भी है, तो दे ऑल डिफर बाय दिस नंबर। तो इस तरह से फॉर जो सेकंड कंडीशन होगी उससे ये हम निकाल सकते हैं k की वैल्यू और इसमें रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। So what are various forms of equations of line? We always start with the point with the slope or intercept form. Slope intercept form हमारी क्या है, y is equal to mx प्लस c, ये हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो इसमें ये c क्या है, c इज इंटरसेप्ट। तो ये किसका है कि लाइन का जो इंटरसेप्ट है, ये वाला जो हमारा इंटरसेप्ट है ये हमारा इसमें c है। ये तो सबको पता है कि इक्वेशन है। तो ये क्यों है, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y कितना आ गया, c। तो ये वाले पॉइंट पे x इज इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू हमारी c है। और ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो गई हमारी, y इज इक्वल टू, अगर ये डिस्टेंस ये c है तो ये तो हमारा जो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू हमारा -c हो गया ना। तो इस वाली लाइन की इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू mx माइनस c। तो c क्या है हमारा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जो इंटरसेप्ट है वो है। अगर नेगेटिव इंटरसेप्ट है तो इसकी इक्वेशन -c हो जाएगी। अब अगर हमें जनरल फॉर्म विच इज ax प्लस बाई बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, हमारी इक्वेशन होगी इस केस में कि ax प्लस बी वाई प्लस सी को हम किस फॉर्म में लिख लेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में लिख लेंगे। तो हमारा क्या आ गया, बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। तो y हमारा क्या हो गया, -a अपॉन बी एक्स माइनस सी। तो इसमें स्लोप क्या हो गया हमारा, -a अपॉन
v, ये हमारा स्लोप हो गया। तो अगर जनरल इक्वेशन है, जनरल फॉर्म में इक्वेशन है और हम उसको स्लोप देखना है तो वो हम इसको इस फॉर्म में इस तरह से लिख के इसका स्लोप भी बता सकते हैं। अब हमारा अगला इसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या है कि हमारे को एक पॉइंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका स्लोप दिया हुआ है और वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से होके जाती है। लेट अस से कि x1 y1 कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स है जिससे थ्रू वो लाइन पास हो रही है और इस लाइन का स्लोप m है। तो इस वाली लाइन की हमारी इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। नेक्स्ट फॉर्म इज टू पॉइंट्स फॉर्म। तो इसमें हमें क्या करना है कि लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो दो पॉइंट्स के थ्रू जा रही है। उनके कोऑर्डिनेट हमारे क्या है, हमारे उनके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 एंड x2 y2। तो x1 y1 और x2 y2 से पास होने वाली इक्वेशन की हम लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है। तो वो कितनी हो गई, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। तो इसमें क्या किया, वन पॉइंट फॉर्म में हमने m की वैल्यू y2 y1 और x2 x1 के फॉर्म में लिख दी, हमारा काम हो गया। तो ये हमारी टू पॉइंट फॉर्म है। तो नेक्स्ट हमारा जो है, अब ये वाली फॉर्म को हम एक और ढंग से लिख सकते हैं। वो क्या, तो इस वाली फॉर्म को हम जो है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये तो ये और ये जो दो फॉर्म है ये हमारी इक्विवेलेंट है। ये हमारी फॉर्म्स इक्विवेलेंट कैसे हैं कि एक हमारा पॉइंट है x1 y1 और एक हमारा पॉइंट है x2 y2। ये हमारा पॉइंट हो गया x2 y2। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए। अब इस पे कोई जनरल पॉइंट है x y। तो ये तीनों पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर होंगे ना, क्योंकि ये दे आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो तीन कोलिनियर है तो इनके जो ट्राइंगल है उसका एरिया 0 होगा। तो कोलिनियरिटी के चेक में भी हमने बताया था। तो पॉइंट्स क्या हो गए, एक्स वाई, x1 y1 x2 y2 और थर्ड रो या थर्ड कॉलम एज द केस में भी हम हमेशा 1 1 1 लेते हैं। ये हमारा पहले आपको बताया कि ये थर्ड वाला लीजिए, ऑल्दो अगर आप इसको फर्स्ट ले लेंगे तो भी सेम चीज निकल के आएगी, इट इज इक्वल टू 0। तो बट वी एज ए कन्वेंशन वी वुड टेक 1 1 1 रो एज द थर्ड रो और थर्ड कॉलम एज द केस में भी। तो ये हमारी इक्वेशन है। तो ये दोनों इक्वेशन इक्विवेलेंट है। अगर आप इस वाली इक्वेशन को एक्सपेंड करेंगे तो ये वाली इक्वेशन इस फॉर्म में भी आ जाएगी। एक तो हमारी हो गई x y1 माइनस y2 प्लस x1 y2 माइनस y प्लस x2 हमारा y माइनस y1। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। लेकिन एक हमारी इक्वेशन इसकी ये वाली फॉर्म में भी है। तो तीन फॉर्म हो गई इसकी टू पॉइंट वाले की। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म और लाइन ऑफ ए लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन क्या होती है हमारी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इसमें ए बी हमारे कौन से इंटरसेप्ट हैं, ये वाले इंटरसेप्ट हैं हमारे। ये डिस्टेंस है ए हमारा, ये डिस्टेंस है हमारा बी। अगर ये लाइन है तो इंटरसेप्ट हमारे क्या हो गए, माइनस ए और माइनस बी। अगर ये डिस्टेंस सेम है तो ये नेगेटिव हो गए। तो इक्वेशन क्या होगी, माइनस ए अपॉन माइनस बी। तो ये हमारे इस डायरेक्शन में मेजर्ड राइट मतलब डायरेक्शन में मेजर्ड इंटरसेप्ट्स हैं पॉजिटिव x एंड पॉजिटिव y डायरेक्शन में। हमेशा हम ऐसे ही करते हैं। y इज इक्वल टू mx प्लस c में भी हमने आपको बताया है कि c हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर किया हुआ इंटरसेप्ट है। अब जैसा कि हम अभी तक हर केस में करते आ रहे हैं कि जो भी फॉर्म है उसको हम जो जनरल इक्वेशन है उसको उसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमारी जनरल इक्वेशन क्या थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा कि c माइनस सी इधर ले गए
डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया राइट साइड में, और ये a को नीचे ले गए तो हमारा क्या आ गया, x अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ ax प्लस बी प्लस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वाली ये इक्वेशन को हम जनरल इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म इसमें हमारी कौन सी है, नेक्स्ट फॉर्म है हमारी नॉर्मल एंड और परपेंडिकुलर फॉर्म में हमें क्या दिया हुआ है कि लाइन पर ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया वो की लेंथ दी हुई है, और उस परपेंडिकुलर का जो हमारा एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वो दिया हुआ है। अगर वो हमारा एंगल अल्फा है और परपेंडिकुलर की लेंथ हमारी p है तो हमारी इक्वेशन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p हो जाती है। अगर हम इसमें देखें कि ये हमारी कोई लाइन है, ये हमारी लाइन है और ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर है, तो ये लेंथ हमारी p है एंड ये वाला एंगल हमारा अल्फा है। ये अल्फा जो है ये वाला एंगल नहीं है, इसीलिए हमने इसको अल्फा से डिनोट किया है कि आप थीटा से कंफ्यूज ना हो। तो ये एंगल हमारा जो परपेंडिकुलर जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो एंगल अल्फा है। अगर ये है तो हमारी इक्वेशन एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी हो गई। अब हमारा फिर से वही पॉइंट कि भाई अगर ये वाले फॉर्म में दी हुई है तो इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, और हमें अगर ये इक्वेशन इस फॉर्म में दी है और पूछा जाए ओरिजिन से जो नॉर्मल डालेंगे उसकी हमारी इक्वेशन क्या होगी और उसमें उसकी लेंथ क्या होगी और ये वाला एंगल हमारा अल्फा ये कितना होगा, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्म में। अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा कॉस अल्फा साइन अल्फा और पी की वैल्यू निकल के आ जाएंगी। तो ये इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारी जो इक्वेशन थी वो ओरिजिनल इक्वेशन जो 1 पॉइंट से पास होने वाली x1 y1 से एंड जिसका स्लोप tan थीटा है वहीं से शुरू करते हैं। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 हो गया। m हमारा tan थीटा है, tan थीटा को हमने लिख लिया sin थीटा अपॉन cos थीटा से रिप्लेस कर दिया। तो ये इक्वेशन क्या होगी कि y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा, ये इधर आ गया हमारा साइन थीटा ये वाला, और ये cos थीटा हमारा 1 अपॉन cos थीटा है तो ये इसके नीचे आ गया cos थीटा। तो यही हमारी इक्वेशन हो गई y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन cos थीटा। हमारा काम हो गया। तो ये दोनों r के इक्विवेलेंट हैं। तो ये हमारी डिस्टेंस पॉइंट फॉर्म की एक और रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म भी कहते हैं। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि भाई अगर कोई डिस्टेंस हमें निकालने को बोले कि एक पर्टिकुलर पॉइंट का एक लाइन से तो वो कितना होता है, तो एक पॉइंट का लाइन का डिस्टेंस का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये कोई हमारी लाइन जा रही है और इससे हम ये पॉइंट का डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो ये भी तो इस लाइन का और इस पॉइंट का डिस्टेंस है, ये भी है। तो हम किस वाले डिस्टेंस को हम बोलते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन। ऑब्वियस चीज है कि ये वाला जो है ये परपेंडिकुलर तो ये क्यों नहीं होगा, ये वाली लाइन है तो ये क्यों नहीं, झगड़ा हो जाएगा कि भाई इतनी सारी लाइन है, वो कहेगा मुझे क्यों नहीं किया। ये हमारा जो परपेंडिकुलर है वो यूनिक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो कि किसी पॉइंट से किसी लाइन पे जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसकी जो लेंथ है वो कहलाता है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन। और इसकी अगर हमारी लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 दी हुई है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है कि अगर ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे x1 y1 है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट वो नहीं है कि जो लाइन पे के अगर कोई किसी लाइन जो है किसी पॉइंट से होके जा रही है ये उसके कोऑर्डिनेट नहीं है, ये x1 y1 जो है जहाँ पॉइंट जिससे कि हमें लाइन की डिस्टेंस निकालना है ये वो कोऑर्डिनेट्स हैं। तो वो हमने इसमें ax1 प्लस by1 प्लस c1 प्लस सी वो रख दिया
इसमें इक्वेशन में x1 y1 और डिवाइड कर दिया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और u की ये डिस्टेंस है तो इसको हमने मॉडुलस ले लिया, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, ये हमारा फार्मूला आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। तो ये हमारे अगर ओरिजिन से हम कहें तो ओरिजिन क्या हो गया, x1 0 हो गया, y1 0 हो गया, तो हमारा क्या आ गया मॉडुलस ऑफ c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट को हम बाहर क्यों ले गए कि स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसको हम रूट इसके बाहर ले जा सकते हैं। अब अगर पूछा जाए कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन ax प्लस बी वाई प्लस c1 एंड ax प्लस बी वाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इन दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस है, तो वो हमारा कितना हो गया, वो हमारा हो जाता है मॉडुलस ऑफ c2 माइनस c1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस के ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में एनडीए के आते हैं। With this, we conclude our lecture on revision notes of a straight line for NDA. इस लेक्चर के नोट्स आपको exam.com/12627 पर मिल जाएंगे। थैंक यू।